परिचय। जय स्वामीनारायण। चैप्टर नंबर 2, भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत में हस्तकला, ललित कला भी आती है। इसमें पहली मिट्टी काम कला, तो वो देख लेते हैं। वो IMP टॉपिक है। मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है। धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अधिकांश मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह की कोठी वगैरह का समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लिपकर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे द्रव्य पदार्थ भी मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृत समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, बरनी, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। आज भी नवरात्रि में गरबा देखने को मिलता है। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी में से पकाए गए बर्तन तथा वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लांगड़ज, मेहसाणा से मिले हाथ से बनी मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है। अभी ये बुनाई कला है, ठीक है, तो वो कोई खास विशेष नहीं है। बुनाई कला, हाथ बुनाई, ठीक है। गुजरात में ये बुनाई कला होती है, तो ये थोड़ा पढ़ ही लेना है, तो या पढ़ लेना। ये कुछ IMP जैसा टॉपिक नहीं है। गुजरात में सोलंकी युग में श्रवण काल दौरान राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे थे और बुनाई करते थे। हाथ बुनाई का गालीचा वो सब है, यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है। दूसरा IMP जो टॉपिक है वो है चर्म उद्योग। तो चर्म उद्योग हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पूरे चरसा तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धोकनी, विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता था। भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट स्थान था, जिसमें जूते और चमड़े की विविध चीज़ों से जैसे कि चमड़े की कढ़ाई, बुनाई वाली जुतियाँ, चंपलें, पर्स, पट्टा, बिल्ला, घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों की पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी। तो ये सब चमड़ा उद्योग आता है परीक्षा में। दूसरा आता है काष्ठ कला। तो काष्ठ कला देख लेते हैं। मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजारों, भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, गोखा, ताक, खंभे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, चाली आदि बनने के साथ काष्ठकला नक्शा के विकास होता रहा। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईंधन के खिलौने प्रसिद्ध है। यह अकीक काम वाला, अकीक का भी IMP है। अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है, जिसमें अकीक, चकमक और अर्धपारदर्शक सुंदर लाल पत्थर कालीन मुख्य है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग कैल्सिडोनी के पत्थरों का अकीक कहते हैं। गुजरात में सूरत और राणपुर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंबाज भेजा जाता है। खंबाज के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराश करके उन्हें विविध अलंकारों में जड़ाऊ युक्त बनाते हैं, तो अकीक के पत्थरों की माला या मणका तैयार करते हैं। ये चित्रकला सब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये संगीत के बारे में देख लेते हैं। जो संगीत का कला है उसके बारे में, तो स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व में अन्य देशों के ज़्यादा है। हमारा जो 4 वेद है इसमें सामवेद संगीत का वेद कहा जाता है, और इसमें ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है, ठीक है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। सारे, गम, पधनी, ये संगीत के मुख्य 7 स्वर है, ठीक है। और शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत 2 भागों में बांट सकते हैं। संगीत के 5 राग है, श्री, दीपक, इंडोल, मेघ और भैरवी। ऐसा माना जाता है कि 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात का परिचय निम्नानुसार है। तो ग्रंथों के बारे में लिखा है, वो तब पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चित्र में भी दिया है, सितार, तानपुरा, सारंगी, रुद्रवीणा किसको कहते हैं, इस तरह से, तो वो आप देख लेना। भरतनाट्यम, यहाँ पे नृत्य कला, इसमें भरतनाट्यम IMP है, वो देख लेते हैं। भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र और नंदिकेश्वर रचित
अभिनव दर्पण ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत है। मृणालिनी साराभाई गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र की मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है। तो भरतनाट्यम यहाँ पे 3 महिलाओं का फोटोग्राफ दिया है, वो आप देख लेना। दूसरा IMP है कथकली। कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित रहता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोगों के पात्रों को चेहरे के अभाव में असमुदा से रजू करता है। केरल के कवि श्री बलकौल स्थापित कलामंडल में कथकली कलामंडलम कृष्ण प्रसाद शिवारमन वगैरह ने इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। अभी नाट्य कला है, वो नाट्य कला IMP है, वो आप देख लेते हैं। नाट्य कला परीक्षा में आती है, मॉडल पेपर में भी पूछा है नाट्य कला के बारे में। नाट्य कला भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाटक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाला विदूषक की जोड़ी ने भारतीय नाटकों की अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र इस कला क्षेत्र में अति प्रचलित है। नाट्य लेखक और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य श्राव्य अभिनय के त्रिवेणी संगम के साथ नाट्य कला को सबको आनंदित करती है। यह आबाल का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाली भारत की प्राचीन कला है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में न हो। ये लाइन जो मैंने बोली ना, ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई कला नहीं है, ऐसा करके नाट्य कला के बारे में प्रश्न पूछा गया है मॉडल पेपर में, आप देख लेना। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानुसार देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास से महाभारत आधारित कर्ण भार ऋतुभंग और तीर्थवासन जैसे नाटकों को विरासत में दी है। महाकवि कालिदास का अधिग्रहण शाकुंतल विक्रम वर्षम तथा मालविकाग्निमित्र नाम का नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके उपरांत प्राचीन काल में नाट्यकला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए जिन्होंने संस्कृत नाट्यकला को समृद्ध बनाया। गुजरात की नाट्यकलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है। इसके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। भवाई, ये भवाई गुजरात का नाटक है। जैसे राजस्थान में रामलीला नौटंकी, उत्तर प्रदेश में रामलीला नौटंकी जैसा कुछ कहते हैं, इस तरह से गुजरात में भवाई है। तो शास्त्रों में भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्यकला है जिसे असदाई ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्यकला को 16वीं पीढ़ी में प्रोत्साहन मिला है। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूगोल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश से सब भवाई की विशेषता रही है। भवाई की विषय वस्तु में सामाजिक कुरीत्याग के प्रतिकार का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगरारंग जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाई भूगोल वाद्य बजाकर माता जी की स्तुति करता है। तो यहाँ पे ये सब भवाई है, वो आप देख लेना। अभी यहाँ पे लास्ट एक टॉपिक है आदिवासी नृत्य। यहाँ पे अलग अलग आदिवासी नृत्य दिए। इसके बाद गरबा का देख लेते हैं। गरबा शब्द हमारा गुजरात के अंदर गरबा, आप गुजरात में रहते हो, गरबा के बारे में आपको पता है। नवरात्रि में जो गरबा आता है वो टॉपिक देख लेते हैं। गरबा शब्द गर्भ दीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाली मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना और फिर उसके चारों ओर या उससे सिर पर रखकर उल्टा कर नृत्य करना ही गरबा है। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि आश्विन सुद 1 में आश्विन सुद 9 कहीं पर सुई 10 या 10 शरद दौरान गरबा खेला जाता है। आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना की इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियाँ माता जी का गरबा गाती है। सामान्य रूप से चौक के मैदान के बीच माता जी की मांडवी बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी दिवेट जैसी रचना होती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार में ताली के ताल पर और ढोल के ताप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गाने वाला और गाने वाला ढोलकी, गवाने वाला और गाने वाला ढोलकी ताल पर गीत स्वर और ताल देकर 1 ताली 2 ताली 3 ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोरे के साथ गरबा गाते हैं। गुजरात में गरबा के उपरांत गाई जाने वाली गरबी का संबंध अधिकार श्री कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाल ने गोपी भाव से श्री कृष्ण नाम की रंगोली गरबी की रचना की है जो आज गुजराती स्त्रियों के कंठ से गुजरता रहा है।
ये रास है, रास देख लेते हैं। रास अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। दांडिया रास ये रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी है। रास खेलने के लिए स्त्रियाँ कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। गुजरात के अन्य नृत्य इसमें यहाँ पे गोप गुंतन नृत्य, मेरायो नृत्य, पढ़ार, पोलियो, ये सब नृत्य जो दिए हैं वो सब आदिवासी के नृत्य है। ठीक है, तो बस आदिवासी नृत्यों किस तरह से नृत्य करते इसके बारे में जानकारी है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे गोप गुंतन नृत्य है, इसके अंदर ढोल वगैरह बजता है, मंडप होता है। ठीक है, ऐसा होता है। फिर मेरायो नृत्य है वो कहाँ पे होता है, तो बनासकांठा के वाव क्षेत्र में वहाँ पे तोरण जैसे झुमके का मेरायो घूमकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दाव पेच जैसा नृत्य मेरायो नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नृत्य के बारे में ये सब पढ़ना ही है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आदिवासी जो नृत्य है वो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, बराबर। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा संपूर्ण कोर्स खत्म होता है, एक ही चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।